मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि मेरी बीवी के मरने की अंदोहनाक खबर मिली। मैं तो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरी इस कदर मोहब्बत और प्यार करने वाली बीवी, जिसके साथ मैं अभी तक खुलकर इजहार मोहब्बत भी ना कर सका था, वो इस दुनिया से इस कदर जल्द रुखसत हो जाएगी। मैंने उसकी मोहब्बत को पूरा करने के लिए कोई कसर या कमी नहीं छोड़ी थी। उसकी चाहत का हर तरह से ख्याल रखा, लेकिन जिंदगी ने मुझ पर इतना बड़ा सितम कर दिया कि मेरी बीवी भरी जवानी में मुझे छोड़कर चल बसी। लेकिन बीवी की मौत के बाद ही असल कहानी का आगाज हुआ, जिसने ना सिर्फ मुझे बुरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था, बल्कि असल रिश्तों की पहचान भी करवा दी थी। जैसे ही मेरी बीवी के मरने की खबर फैली तो बीवी के मैके वाले हमारे घर आ गए। शदीद गम गुस्से के आलम में उसकी माँ मुझे लान तान करने लगी और कहने लगी कि तूने ही मेरी बेटी को मारा है। वो शादी के वक्त तो बेहद खुश थी और हमसे कह रही थी कि अब इस घर से बस उसका जनाजा ही निकलेगा, और तूने सच में उसका जनाजा ही निकाल दिया। तुझे जरा भी शर्म ना आई। यकीनन तूने हमारी बेटी पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े होंगे, और वो बेचारी किसी को कुछ बताने के बजाय खुद ही घुट घुट कर मर गई। मैं चुपचाप ये सारी बातें सुन रहा था, और अब मैं उन्हें क्या समझाता कि मैं तो अभी तक अपनी बीवी के साथ कोई ताल्लुक ही कायम न कर सका था। मैं भला उस पर क्या जुल्म कर सकता था कि अभी तो हम दोनों के रिश्ते में बेहद तकल्लुफ था। मैं चाहते हुए भी उसके करीब ना हो सका था, क्योंकि वो इस कदर शर्माती और लज्जाती थी कि मैं उसके साथ बात करने की कोशिश करता तो वो अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लेती। खैर, इस सारे चूहे बिल्ली के खेल में 3 माह गुजर चुके थे और मुझे एहसास तक ना हुआ था। लेकिन असल क़यामत तो अब टूटी थी, क्योंकि मेरी सास मुझे ये कह रही थी कि मेरी बेटी के एक एक गुनाह का हिसाब तुम्हें देना होगा। तुमने मेरी बेटी पर जुल्म और सितम किया है। इसके अलावा एक और बड़ा वाकया भी हो गया जिसने मुझे ज्यादा परेशान किया। बीवी के मैके वाले कह रहे थे कि हम मैयत को अपने घर ले जाएंगे और अपने आबाई कब्रिस्तान में दफन करेंगे, जबकि मेरे घर वाले बजिद थे कि क्योंकि अब वो हमारी जिम्मेदारी थी, लिहाजा अब उसे यहीं पर दफनाया जाएगा। मैंने नोट किया था कि मेरी बीवी के मैके से एक आदमी बहुत ही ज्यादा इसरार कर रहा था कि अब हम उसे किसी भी सूरत दफन होने नहीं देंगे। तुमने उसके जीते जी भी उस पर बेहिसाब जुल्म किए होंगे, लेकिन अब हम उसे मरने के बाद भी यहाँ नहीं छोड़ सकते। खैर, कुछ न कुछ करके उन लोगों ने यहाँ से मैयत को निकाल ही लिया। वो लोग उसे अपने घर ले गए। मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब वो मेरी बीवी थी। वो दफन चाहे जहाँ भी होती, लेकिन उसके साथ मेरी निस्बत खत्म होने से तो रही। लिहाजा मैं भी हिम्मत करके उसके साथ ही वहां चला गया। मैं अपनी बीवी को दफन करते वक्त बहुत ज्यादा परेशान था। मैंने जब उसे लाहद में उतारा तो मेरा रुआं रुआं कांप रहा था। मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी अपनी बीवी के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं इन्हीं ख्यालों के अंदर गुम था कि किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जिसने मेरी बीवी का जनाजा यहाँ लाने की बहुत ज्यादा जिद की थी और जोर दिया था। मुझे कहने लगा, अरे भाई, अब क्या तुम भी इस कब्र में लेट जाओगे? परे हट जाओ, निकलो यहाँ से। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अजीब और नफरत अंगेज लग रहा था। मैं हड़बड़ाकर कब्र से थोड़ा पीछे हट गया तो जल्दी जल्दी से कब्र पर सिलें डाल दी गई और फिर तदफीन मुकम्मल कर दी गई। वही आदमी सबको कहने लगा कि अब यहाँ गैर इस्लामी तरीके से तमाशा न लगाया जाए, सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। और फिर मुझे मुखातिब होते हुए बोला कि और तुम मियाँ, अब क्या अपनी बीवी का मातम करते करते इस दुनिया से उठ जाओगे? जाओ, अपने घर जाओ और अपने घर वालों को, अपनी माँ को वक्त दो। मैं उसकी कड़वी कसैली बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान था, लेकिन क्या करता, ये मौका ही ऐसा था कि मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता था। लिहाजा मैं चुपचाप अपने घर आ गया। घर आकर मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। मेरा दिल चाहा कि अपने किसी अच्छे दोस्त को अपने दिल की सारी परेशानी सुनाकर अपने दिल का गम कुछ हल्का कर लूं। तभी मैंने जेब से मोबाइल निकालने के लिए जेब के अंदर हाथ डाला तो देखा कि मेरा तो मोबाइल ही मेरी जेब में नहीं था। ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुआ और सोचा कि मैं अपना मोबाइल शायद कहीं रास्ते में ही फेंक आया हूँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि कब्रिस्तान से वापसी पर मेरी जेब जरा हल्की फुल्की ही थी। मैं उस वक्त ये फर्क महसूस ना कर सका था, लेकिन बात असल में यही थी कि मैं अपना मोबाइल कब्रिस्तान में ही भूल आया था। अब फोन के बगैर तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, ये बात तो आप भी अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। लिहाजा मैं अपने घर से निकला और सीधा वहीं पर पहुंचा जहां पर मेरी बीवी की तदफीन हुई थी।
वहां पहुंचते ही मेरी मुतलाशी निगाहें इर्द गिर्द मौजूद तमाम कब्रों के ऊपर और नीचे अपना मोबाइल तलाश करने लगी, लेकिन मुझे कहीं पर अपना मोबाइल फोन नजर नहीं आया। मैं परेशानी के आलम में इधर उधर देखने लगा। तभी एक बूढ़ा शख्स मेरे पास आकर पूछने लगा, क्या ढूंढ रहे हो बेटे? वो शख्स शायद इस कब्रिस्तान का गौरकन था। चाचा, मैं अपना मोबाइल यहाँ कहीं भूल गया हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मोबाइल? कहीं तुम अपना मोबाइल कब्र के अंदर तो नहीं गिरा गए? चाचा ने बड़ी ही हैरानी से पूछा। हाँ, ये भी हो सकता है। दरअसल जब मैं कब्र के अंदर देख रहा था तो मुझे किसी ने कब्र से हटाने के लिए कमीज से पकड़कर खींचा था। लगता है कि मेरा मोबाइल नीचे ही गिर गया है। ये बात सोचकर मैं लर्ज कर रह गया। तो क्या मेरा मोबाइल इस कब्र में गिर गया है जिसमें मेरी बीवी दफन है? लगता है अब मुझे ये कब्र खोदनी पड़ेगी। मैंने हल्की सी सरगोशी की। तौबा करो मियाँ, कैसी बातें करते हो? एक चंद हजार के बदले तुम अल्लाह का इतना बड़ा कानून तोड़ोगे? कब्र अल्लाह की हद होती है। खबरदार, अगर तुमने कब्र खोदने की कोशिश की, तुम्हारी बीवी के सारे मैके वाले, सारे घर वाले उठकर यहाँ आ जाएंगे और वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम ऐसी बात हरगिज मत करना। वो ये सोचेंगे कि उनकी बेटी को तुमने ही कत्ल किया है। वो शख्स बोले चला जा रहा था और उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गया कि उस आदमी को मेरे घरेलू मसलों के बारे में इतनी मालूमात कैसे हुई। मेरे ख्याल में वो एक गोरकन था, लेकिन उसको ये भी मालूम था कि ये मेरी बीवी है और उसके घर वाले मुझसे इस बात को लेकर पहले से ही नाराज थे कि उनकी बेटी शादी के इतनी जल्दी मर गई थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मेरी बीवी के मैके का कब्रिस्तान है, इसीलिए इस शख्स को मेरे बारे में इतनी मालूमात हैं। शहरों में उमूमन ऐसी तफसील नहीं बताई जाती, ना ही कोई दूसरे खानदान के बारे में जानता है। लेकिन ये गौरकुन अजीब था कि जिसे हर तरह की मालूमात थी। मैं बड़ा हैरान था लेकिन चुप था। उस वक्त गम ही इतना था कि मैं फौरन अपने घर लौट आया। घर आकर मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ कहने लगी कि बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम ऐसा करो कि दूसरा मोबाइल ले लो, ख्वामुखा परेशान होते रहोगे। अब अगर बीबी की वफात के बाद तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं होगा तो तुम्हारा दिल और भी ज्यादा परेशान होगा। अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें पैसे देती हूँ, तुम जाकर नया फोन खरीद लो। माँ की ये तमाम बातें सुनकर मैंने कहा कि अम्मी जान, उस मोबाइल पर तो मेरे काफी सारे जानने वालों के नंबर मौजूद थे और उस मोबाइल के जाने से मेरे वो सारे नंबर भी जाते रहेंगे। लेकिन चलो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। आप मुझे पैसे दे दो, मैं 1 महीने के बाद वापस लौटा दूंगा। माँ ने मुझे पैसे दे दिए और मैं बाजार से जाकर एक नया फोन खरीद लाया। मैंने अपने पास एक सिम भी रख ली, लेकिन फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने मुझे मजीद बेचैनी में मुब्तला कर दिया। रात का वक्त था और मेरे मोबाइल फोन पर सिग्नल नहीं आ रहे थे, लेकिन जब अचानक से थोड़े से सिग्नल नमूदार हुए तो मैंने पहला नंबर जो मिलाया तो वो मेरे पुराने मोबाइल का था। शायद मैं सिग्नल चेक करने के लिए बेइरादी तौर पर ऐसा कर रहा था। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा ख्याल था कि बस मेरा मोबाइल कब्र के अंदर गिर गया है तो अब वो खत्म हो गया होगा, बंद हो गया होगा, क्योंकि फोन में चार्जिंग भी ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे ही मैंने फोन मिलाया उस पर बेल जाने लगी। ये बेल सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अजीब सा डर लगा कि मेरा मोबाइल कब्र में है और वहां पर बेल जा रही है। लेकिन अगले ही लम्हे जो हुआ उसने मुझे हैरान करके रख दिया। मेरा फोन रिसीव कर लिया गया था और फिर जो हुआ, मैं इस कदर हैरान, परेशान और तजस्सुस में मुब्तला हुआ कि फौरन अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ भी हैरान थी कि ये क्या कर रहा है, बेटे कहाँ जा रहे हो? वो हैरान होते हुए मुझे पूछने लगी। माँ, मैं अपनी बीवी की कब्र पर जा रहा हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पहले तुम मोबाइल का बहाना करके चले गए थे, लेकिन अब क्या आफत आन पड़ी है कि रात के इस वक्त तुम अपनी बीवी की कब्र पर जा रहे हो? अम्मा, मुझे जाना होगा। ये कहकर मैं तो घर से बाहर निकल गया, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसके बाद मेरी माँ कितना परेशान हुई होगी। अभी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था और वो था मेरी बीवी का, क्योंकि जो कुछ मैंने सुना था उसके बाद मैं खामोश तो नहीं बैठ सकता था। मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं इस मामले की जाकर तहकीक करूं। इसलिए मैं अपनी बीवी के आबाई कब्रिस्तान पहुंच गया था। लेकिन मैंने जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा तो वही गौरकन मुझे मिला। अरे मियाँ, तुम यहाँ बार बार क्या ढूंढने चले आते हो? मुझे देखते हुए गुस्से से बोला। गौरकन मियाँ, आपका काम क्या है? कब्रें खोदना। आप अपने काम से काम रखिए। आप मुझसे बार बार सवाल क्यों करते हैं कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ? अरे मियाँ, मैं तो तुमसे हमदर्दी की वजह से पूछ रहा हूँ। तुम्हें इस कब्रिस्तान का नहीं पता, मैं यहाँ का गौरकन हूँ, तो मैं ही जिम्मेदारी उठाऊंगा ना। इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं हल कर देता हूँ। मैंने गौरकन को सारी बात बता दी।
जिसे सुनकर उसके चेहरे पर एक रंग आया और एक गुजर गया। अच्छा, मैं इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानता बेटा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इसका ताल्लुक तुम्हारी बीवी से है, तुम्हारी बीवी की कब्र से नहीं। और तुम अपनी बीवी के घर वालों के पास जाकर उसके बारे में मालूम करो, तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। मैं कुछ बोलूंगा तो वो खयानत हो जाएगी, इसलिए मैं खुद को गुनाहगार नहीं करना चाहता। तुम खुद जाकर मालूम करो, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। अब मैं गौरकुंड की सारी बात सुनकर समझ चुका था कि वो मुझे कोई बात नहीं बताना चाहता था, इसलिए कि शायद उसने मेरी बीवी के घर वालों से कोई रकम वसूल की होगी या कोई और वजह होगी जिस वजह से वो पूरी बात मुझे नहीं बता पा रहा था। लिहाजा मैं अपनी बीवी के कब्रिस्तान से होकर उसके घर पहुंच गया, लेकिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, बल्कि यूं ही घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने देखा कि वो सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। घर के बाहर वाला हिस्सा बिल्कुल खाली था और वहां कोई भी नहीं था, इसलिए मैं चलता हुआ उस कमरे के करीब पहुंच गया जहां बैठकर वो लोग बातें कर रहे थे। मैंने देखा कि उन सबके चेहरों पर बेपनाह गुस्सा था। मुझे लगा वो अभी उठकर मुझे मारना शुरू कर देंगे। वो बात कर रहे थे मेरी बीवी ही के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि वो मेरी बीवी पर गुस्सा क्यों कर रहे थे। तभी मेरा हाथ वहां पड़ी एक प्याली पर लगा। वो प्याली गिरकर टूट गई और तभी सबकी तवज्जो मेरे ऊपर आ गई। वो लोग मुझे यूं देखने लगे जैसे मैंने उस घर में चोरी कर ली हो। बेटा, तुम यहाँ कैसे और कब आए? मेरी सास ने मुझसे पूछा। अम्मा जी, मैं आपको एक बात बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने अपनी सास के चेहरे पर एक उम्मीद भरी नजर डाली। हाँ बेटा, आओ आओ, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? मगर वो क्यों? मैंने हैरान होते हुए अपनी सास से पूछा। बस बेटा, हालात ही कुछ ऐसे हैं, क्या करें। तुम्हें तो मालूम ही है कि हम एक मामूली खानदान से ताल्लुक रखते हैं। मेरा भांजा कल से घर नहीं आ रहा। वो ऐसा गायब हुआ है कि मेरी बहन भी परेशान हो गई है। कहती है कि अपने दामाद से कहकर मेरे भांजे को कहीं से ढूंढो, वरना मैं मर जाऊंगी। मेरा एक ही जवान बेटा था, अगर वो भी ना रहा तो मैं क्या करूंगी। तुम जानते हो ना कि काफी अरसे से हमारी उनके साथ नाराजगी चल रही है, लेकिन अब इस मौके पर हम दोनों खानदान वाले एक दूसरे के बेहद करीब हो गए हैं। अपनी सास की ये बातें सुनकर मैं अपना गम भूल गया। अच्छा माँ जी, मैं आपका काम करा दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको अपना मसला बताने आया हूँ। बेटे, मसले तो चलते ही रहते हैं। मेरी सास ने मेरी बात को यकसर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन तुम पहले मेरा काम कर दो, इसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मैंने अपनी सास के साथ बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहां से एक और जिम्मेदारी लेकर मैं वापस अपने घर आ गया। मैं अपनी बीवी की कब्र खोलना चाहता था और चाहता था कि एक बार उसकी कब्र खोलकर मैं अपनी तसल्ली कर लूं, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था और जो कुछ जानता था, ये सब सुनकर मेरा दिल अजीब सा हो गया था। मैं चाहता था कि अपनी बीवी की कब्र खोल लूं और उसकी कब्र कुशाई करूं, लेकिन कोई भी मुझे इस बात की इजाजत नहीं दे रहा था, ना ही कोई मेरी बात पर यकीन कर रहा था। इसलिए मैंने सोच लिया कि जो कुछ करूंगा मैं खुद ही करूंगा। रात के 2 बजे मैंने कब्रिस्तान जाने का फैसला कर लिया था। अब मुझे अपनी बीवी की कब्र खोलना बहुत जरूरी लग रहा था। रात के 2 बजे घर के सब लोग सो चुके थे। मैं जानता था कि वो गोरकन जो बार बार मुझे मना कर रहा था, वो भी इस वक्त नहीं जाग रहा होगा। उसको लगता होगा कि अब मैं थक हार कर चुप होकर बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं चुप बैठने वालों में से नहीं था। इतनी बड़ी बात हो गई थी, मैं कैसे खामोश रहता। मैंने जाकर सारा इंतजाम मुकम्मल किया और तकरीबन 2:30 बजे कब्र खोलना शुरू कर दी। मुझे इस बात की हैरत नहीं हुई थी कि कब्र की मिट्टी काफी नरम थी। ऐसा लगता था कि जैसे कब्र को कुछ देर पहले ही बंद किया गया हो। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी हटाई तो कब्र की सिलों को हटाने में मुझे 5 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। मैं उस वक्त इतने जोश और वलवले में था कि मैं बड़े से बड़ा पहाड़ भी उखाड़ सकता था। जब मैंने पत्थर की सिलें हटाई तो मुझे एक और हैरत का झटका लगा। सामने का मंजर देखकर मेरे पसीने छूट गए। ठंडे पसीने मेरे चेहरे पर आ रहे थे। मैं इस कदर हैरान और परेशान था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि अब क्या करूं, हंसूं, रोऊं या फिर अपनी बीवी का मातम मनाऊं, क्योंकि सामने कब्र खाली थी। कब्र में ना ही मेरी बीवी थी, ना उसका कफन था और ना ही मेरा मोबाइल फोन था। मैं तो अपना फोन ढूंढने आया था, लेकिन एक नया ही किस्सा खुल गया था। दरअसल जब मैंने अपना फोन अपने कान से लगाया तो किसी ने मेरी कॉल उठाई थी। इस बात से पहले मुझे लगा जैसे मेरा मोबाइल कब्र के अंदर नहीं रहा, बल्कि मेरा फोन कोई चोरी करके ले गया है। लेकिन जब मैंने अगली बात सुनी तो वहां से मेरा असल तजस्सुस जागा था। कुछ देर तक ऐसी आवाज आती रही जैसे हवाओं के झक्कड़ चल रहे हो। इसके बाद मेरे कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी कि मेरी बीवी सख्त अजाब में है।
और जब तक मैं उसके नाम का कर्ज अदा नहीं कर देता तब तक वो यूं ही तड़पती रहेगी। शायद मैं ये सब सुनकर बेवकूफ भी बन जाता, लेकिन फिर मैं ये सोचने लगा कि कब्र में आने वाले फरिश्ते तो कभी भी उर्दू में बात नहीं कर सकते। वो तो सुना है कि अरबी में बात करते हैं, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फरिश्ते की आवाज मुझे फोन पर भी सुनाई दे। ये चीज कोई ड्रामा या झूठ लगती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बहुत सारे लोगों ने कब्र के अंदर कैमरा और माइक रखने की कोशिश की थी, लेकिन आज तक किसी भी फरिश्ते की आवाज किसी इंसान के कानों में नहीं पड़ सकी। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक राज है और अल्लाह ही खूब जानता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी कब्रिस्तान में से फरिश्ते की आवाज कोई इंसान सुन ले। बस वहीं से मुझे शक पड़ गया था और मैंने अपनी बीवी की कब्र खोदने की ठान ली थी। और फिर जब मैंने कब्र खोदी तो वहां मुझे कुछ भी ना मिला, और ये देखकर मैं अपनी बीवी के घर वालों के पास चला गया। मैंने कहा कि आपकी बेटी की कब्र मैंने खोदी है, लेकिन मेरी बीवी वहां उस कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। ये सुनकर मेरे ससुराल वाले मुझ पर गुस्सा करने लगे कि मुझे ये बेहूदगी करने को किसने कहा था। मेरी बीवी के भाई तो बाकायदा मुझे मारने पर तुल लाए थे, और वो इस कदर ऊंची आवाज में बात कर रहे थे कि अब मैं उनसे डरने लगा था। मैंने कहा कि आपको मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अपनी बीवी के बारे में मैं तो कभी बुरा सोच ही नहीं सकता, लेकिन ये बात उन लोगों को कौन समझा सकता था। उन लोगों को तो मैं जालिम, जल्लाद या कसाई लग रहा था। मैंने अपनी बीवी के घर वालों से ज्यादा बहस करना इसलिए मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो तो लड़ने झगड़ने और मर मिटने पर तैयार हो गए थे। ऐसे लोगों से मैं कितनी भी बात करता, वो मेरी बात कभी न सुनते। वहां से निकला तो सबसे पहले मुझे अपनी सास के भांजे का ख्याल आया, जिसके बारे में मुझे उन्होंने ढूंढने का कहा था। बाकी सब काम छोड़कर अब मैं भी सिर्फ उसे ही ढूंढना चाहता था, क्योंकि मुझे अपनी बीवी के उस कजन पर बहुत ज्यादा शक था। वो भी घर से उसी दिन गायब हुआ था जिस दिन मेरी बीवी फौत हुई थी। खैर, मैं पूछता पूछता वहां के इकलौते बस अड्डे पर पहुंचा, और वहां जाकर मैंने अपनी सास के भांजे के बारे में बताया। छोटे गांव के भी अपने ही फायदे हैं, हर कोई हर किसी के बारे में जानता ही होता है। मुझे वहां के एक लोकल शख्स ने बताया कि वो सुबह ही सुबह डस्का जाने वाली बस पर बैठकर रवाना हुआ है। अब ये बात मेरे लिए ज्यादा हैरानकुन ना थी, और मैं उसका पता पूछते पूछते उस तक कैसे पहुंचा ये एक अलग कहानी है। वो एक छोटी सी तंग गली में एक किराए के मकान में रहता था, और आज मुझे उसको ढूंढते हुए एक हफ्ता हो चुका था। पूरे एक हफ्ते के बाद उसके घर को ढूंढने के बाद जब मैं उसके दरवाजे के सामने खड़ा दस्तक देने वाला था, तो मेरे दिल में आने वाले तमाम सवालों का जवाब मुझे पहले से ही मालूम था। जबकि कुछ सवालात मेरे जहन में उठ भी रहे थे, मैं वो सब उससे पूछना चाहता था। जैसे ही दरवाजा खुला तो मैंने जो मंजर देखा, वो मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई, क्योंकि दरवाजा खोलकर सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी ही बीवी खड़ी थी। मैं तो किसी और को ढूंढने यहाँ आया था। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग एकदम से फक हो गया। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर पीछे की जानिब भागने लगी, लेकिन मैंने उसका बाजू मजबूती से पकड़ा और उसे घसीटना शुरू कर दिया। वो चिल्लाने लगी। वो शायद अपनी गली वालों के सामने मुझे एक गुंडा जाहिर करना चाहती थी, लेकिन मैंने सबको ये कहकर चुप करवा दिया कि ये मेरी बीवी है और मैं इसे यूं ही यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। वो सब लोग बहुत हैरान थे, और मेरी बीवी के चेहरे पर भी पशेमानी थी। उसके चेहरे पर एक रंग आता और दूसरा जाता था। मैंने लाकर उसे गाड़ी के अंदर फेंका और उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो मर गई थी। वो रोने लगी और कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दें, खुदा का नाम मत लो, तुमने उसे नाराज करके ये रास्ता इख्तियार किया है। अब बताओ कि तुम्हें क्या सजा दूं। मेरी बीवी हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी कि पहले एक बार आप मेरी बात सुन लें, फिर मैं आपको सब सच सच बता दूंगी। अगर तब भी आपको यकीन ना आए तो आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। मेरी बीवी ने मुझे अपनी कहानी सुनाना शुरू की तो मैं भी चुप हो गया। अब मैं उसे क्या कहता और उसे क्या सजा देता। उसने बताया कि वो जब से बड़ी हुई है उसके घर में उसके खानदान वालों का आना जाना लगा रहता था। उसका एक कजन था जो कि उसकी खाला का भी बेटा था। मेरी बीवी का कजन अक्सर उसके घर आता जाता रहता था। उसका नाम नजीर था। जब नजीर के साथ उसकी बेतकल्लफी बढ़ी तो नजीर ने उसे लालच दिया कि वो उसे शहर में मॉडलिंग करवाने के लिए लेकर जाएगा। वो खूब पैसा कमाएगी, मशहूर हो जाएगी और घर की गुर्बत खत्म कर देगी। वो भी उसकी बातों में आ गई और फिर उसके साथ चल पड़ी। दूसरे शहर जाकर फिर उसने उसे अपनी हवस का निशाना बनाया और साथ ही उसकी तस्वीर भी बनाई। जब उसकी काफी सारी तस्वीर बन गई तो वो बेचारी मजबूर हो गई थी और उसकी बात मानने लगी थी।
उसकी माँ को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसने उसकी शादी मेरे साथ कर दी, लेकिन उसके भांजे ने फिर भी मेरी बीवी का पीछा नहीं छोड़ा था। वो कभी मेरी बीवी के घर जाता, कभी मेरे घर जाता, और उसने मेरी बीवी को सख्ती से मना कर रखा था कि अपने शौहर के पास नहीं जाना। यही वजह थी कि मेरी बीवी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। वो उस शख्स की बातें भी मानती थी और मेरे घर में भी खुशी खुशी रहती थी, लेकिन अपना गम वो किसी पर भी जाहिर नहीं होने देती थी। फिर एक दिन मेरी बीवी के खालाजाद ने उससे एक अनोखी फरमाइश कर दी कि तुम मरने का नाटक करो और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा और फिर तुम मेरी बीवी बनकर रहोगी। उस बेवकूफ को यह भी मालूम ना था कि औरत का एक निकाह होते हुए दूसरा निकाह नहीं हो सकता। मेरी बीवी ने उसके कहने पर नाटक किया और खुदा ही जाने कि यह नाटक उसने इस कदर कामयाबी के साथ कैसे किया। पर जैसे ही मेरी बीवी के मरने का ऐलान हुआ था तो उसके मैके से सब लोग मेरे घर आ गए थे, और शायद उसे दफनाने में जल्दी करने की वजह भी यही थी कि वो आदमी उन सब के पीछे खड़ा था। उसने सभी को पैसे जो खिलाए होंगे, अब वो मेरी बीवी को पैसा कमाने का जरिया बना चुका था और उस पर बेइंतहा जुल्म भी किया करता। मेरी बीवी अपने खानदान वालों से और मुझसे नजर मिलाने के काबिल भी ना रही थी, इसीलिए वो उसकी बातें मानती चली गई और इस दलदल में फंसती चली गई। अब उसकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर हो चुकी थी। मैंने अपनी बीवी की सच्चाई जानने के बाद उसे धुतकारने के बजाय उसे हौसला दिया और उसे कहा कि अगर तुम इस बुराई से लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चाहे तुम्हारी कितनी भी तस्वीरें ये दुनिया क्यों ना देख ले, लेकिन अब तुम उसके हाथों यरगमाल नहीं बनना। अब मैं उस आदमी को खुद भी देखूंगा और देखूंगा कि अब वो कानून की गिरफ्त से कैसे बच सकता है। मैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उस शख्स को कैफरे किरदार पहुंचाने का इरादा कर चुका था। तभी मैंने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जो लोग अपनी बीवी को इन लम्हात में अकेला छोड़ देते हैं वो बजाते खुद मर्द कहलाने के लायक नहीं होते। मोहतरम नाज़रीन, मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी वाक़यात के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।